हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। फाइनल रिवीजन के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा एक एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट 10 ईयर के क्वेश्चन। सो यहाँ पर ये सीरीज है हमारी फाइनल रिवीजन सीरीज ऑफ बोर्ड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। अप्रोक्सीमेट हम लोग 10 ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, ये मैं ईयर वाइज तो नहीं लेकिन सारे एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस में आपको जो 10 ईयर्स में आए हुए हैं उन पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो अगर आप जानना चाहते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट। सो इन कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल in their ground state। ये लाइन ही आपके लिए सफिशिएंट है। इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल होंगे इन देयर ग्राउंड स्टेट पर, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखना चाहते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, कि दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, number 1 point, and number 2 they exhibit catalytic property। बेटा ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट का एक पहला क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमसे कहता है कि Zn, Cd एंड Hg इन एलिमेंट्स की क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ Zn, Cd एंड Hg। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों है। तो बेटा Zn इसका आंसर है आपके पास कि Zn, Cd एंड Hg इनके पास d ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट। तो इसमें लिखना है कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। इनके ग्राउंड स्टेट पर बेटा इनका d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट they are not regarded as transition metal। please be remember they are not regarded as transition metal। this is the most important point, they are not regarded as transition मेटल। कौन, Zn, Cd और Hg ये ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरीज में नहीं आते, याद रखना। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन, वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। इसको ट्रांजिशन मेटल में रिगार्ड क्यों किया जाता है, क्यों इसको ट्रांजिशन मेटल माना जाता है स्कैंडियम 21 को। तो बेटा इसको याद रखना है, एटॉमिक नंबर Z इसका है 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है 3d1। So you can say
एटम हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल? Incompletely filled d orbital, that's why it's regarded as transition metal. Okay, question next. बेटा सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आपको तैयार करते हुए चलना है साथ साथ, ठीक है। Zn एटॉमिक नंबर 30, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी आपको बताना है। तो हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया था कि Zn क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका बनता है बेटा 3d10, याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक configuration. So electronic configuration of Zn30 has completely filled d orbital in ground state as well as most common oxidation state. इसकी most common oxidation state इसकी है बेटा +2, याद रखना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2। सो क्वेश्चन वाज कि जिंक की स्पेशल प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। ये कंप्लीटली फिल्ड है, पहली बात तो याद रखना है। 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कंप्लीटली फिल्ड है। ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में ये नहीं आता है, आपको भी पता है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है Cr3+ का, कॉपर 1+ का, कोबाल्ट 2+ का एंड वन मोर Mn2+ का। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। सो बेटा क्रोमियम, एज यू नो कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 का आएगा दैट विल बी 3d3। आप बना लेते हैं आसानी से, आप बना सकते हैं। कॉपर प्लस का 3d10, कोबाल्ट का 3d7 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में, एंड मैग्नीज का होगा 3d5। सो यू हैव टू लर्न दीज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको सबको आना चाहिए, A to Z सबके बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट क्वेश्चन को भी मैं आपको समझाता चल रहा हूं। वैकेंट डी ऑर्बिटल डी ट्रांजिशन स्टेट में स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आपको बताना है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन डी ट्रांजिशन। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आपको डी ट्रांजिशन में आपको बताना है। तो आप यहां पर आंसर लिखेंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल and d transition compounds of the transition metal are generally colored. Compound of transition metals are colored. सो इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक बात सुने बेटा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है और ये लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से जाता है हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल की तरफ, ठीक है।
कहां से जा रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, सो द एनर्जी एक्साइटेशन करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी विच जनरली लाइज इन द विजुअल रीजन। तो जब इसमें जो ये एंट्री करेगा तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये किस रीजन में आएगी? विजुअल रीजन में। ये विजुअल रीजन में आएगी और यही हमें ऑब्जर्व होगी। सो द कलर ऑब्जर्व करस्पॉन्ड टू द कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। एक बात भी याद रखना है कि जो लाइट एब्जॉर्ब्ड ये किस पर डिपेंड करती है बेटा? ऑन टाइप ऑफ लिगेंड्स के ऊपर। तो मेटल में जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये लिगेंड्स का जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो डी ऑर्बिटल के लोअर एनर्जी से, आपने देखा होगा इसकी स्प्लिटिंग भी आपने देखी होगी, या आपने देखा होगा T2G और EG, इसका डिफरेंस ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल नॉट लगाते हैं हम इसको। तो पहले क्या होता है, अगर बेटा यहां पर वीक फील्ड लिगेंड आता है तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और फिर यहां पर डबल होता है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, सबको पता होगा। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हीट को ऊपर की तरफ जाता है ये विजुअल रीजन में आता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है, विजुअल रीजन में आता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या जिंक में डी डी ट्रांजिशन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन डी दूसरे एक डी ऑर्बिटल से दूसरे में जा सकता है क्या? इन Zn डी डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। ये हमारे पास क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है बेटा। तो आपको बताना है कि ऐसी कंडीशन में अगर हम Zn, ये Zn प्लस के केस में है, तो बेटा Zn प्लस प्लस आयन हैज completely filled d ऑर्बिटल, ठीक है, पूरी तरह से d ऑर्बिटल इसका भरा रहता है। सो नो डी डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। इसमें किसी भी तरह का डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल बेटा नहीं है, याद रखना। वाइल, एक बात याद रखना, इसी का कंपेयर और कंपैरिजन बता दे रहा हूं। वाइल Cu प्लस प्लस, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आर्गन के रिस्पेक्ट में 3d9 होता है, ये सब आप जानते होंगे। तो इसके केस में Cu प्लस प्लस इट हैज पार्शियली फिल्ड, क्योंकि पूरा तो नहीं भरा, देखिए ये कैसा भरा है, पार्शियली फिल्ड, पूरा नहीं भरा है ना, तो लिखेंगे partially filled d orbital, hence it is colored due to, ये कैसा है, colored due to dd ट्रांजिशन। ये बेटा dd का इसमें ट्रांजिशन हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है। तो इस बोर्ड के क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि अगर कोई भी एलिमेंट आपके पास m है, अगर ये कंप्लीटली फिल्ड इसका d ऑर्बिटल है, तो बेटा ये किसी भी तरह से विल नॉट शो dd ट्रांजिशन, इसके पास dd ट्रांजिशन नहीं होगा। एग्जाम्पल Zn प्लस प्लस के केस में,
ठीक है, डी ट्रांजिशन नहीं होगा और ये कलरलेस होगा। जबकि अगर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा डी ऑर्बिटल, तो बेटा इसमें 100% डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस और इसी वजह से ये कलर्ड आयंस बनाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा वर्ड का क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं, इसके लगभग कोई क्वेश्चन बचे ना तब तो इसका आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन यूज देयर ns and n-1d ऑर्बिटल फॉर, किसके लिए, ns n-1d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा किसके लिए है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि सर वेरी सिंपल है, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप बहुत अच्छी तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन Cu plus undergoes disproportionation reaction। बेटा सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में आपको एग्जामिनर को समझाना है। तो बेटा इसमें याद रखो कि एक रिएक्शन में लिख रहा हूं 2Cu प्लस, अगर एक्वस मीडियम में आपने इसको डाला तो इट कन्वर्ट इनटू Cu प्लस प्लस एंड Cu कॉपर। तो बेटा एक कॉपर से इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी कॉपर से यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है। और जब एक एलिमेंट से ऑक्सीडेशन भी हो और उसी एलिमेंट से रिडक्शन भी हो तो ऐसी रिएक्शन से को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। वाई वन एलिमेंट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन both are takes place called disproportionation रिएक्शन। तो बेटा इस चीज को याद रखना कि अगर एक ही एलिमेंट से ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए तो इसको डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका रीजन समझो आप क्या है, इसका रीजन समझना है। बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu प्लस प्लस is higher than ज्यादा होगी बेटा इसकी, ठीक है, दैट ऑफ Cu प्लस 1। सो जनरली इसका जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, सो इट कन्वर्ट, क्या देखा आपने, पहले इसको समझ लीजिए आप। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu प्लस प्लस इज हायर देन दैट ऑफ Cu प्लस। बेटा अगर आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं आती है
तो वो आप 1 मिनट में समझ लीजिए कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, और इसका रीज़न भी आपको ये लाइन तभी समझ में आएगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu++ इज हायर। जैसे ही आप Cu++ को वाटर में ऐड करते हैं तो बेटा वाटर इसके चारों तरफ इस तरह से अरेंज हो जाता है, इस तरह से, और इनके बीच में एक फोर्स लगने लगता है। ये जो प्लस माइनस का फोर्स है, ये फोर्स लगने लगता है, और इस तरह के कंपोनेंट के फॉर्मेशन से कुछ एनर्जी आउट हो जाती है। और बेटा जो एनर्जी बाहर निकलती है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब बेटा देखो ऊपर लिखा हुआ है द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu++ इज हायर, बिकॉज इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा, 2 चार्ज, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1 चार्ज। तो जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी वो नॉर्मली डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन नहीं देता। तो Cu++ डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन नहीं देगा, जबकि Cu+1 डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन देगा। तो मोर हाइड्रेशन एनर्जी, मोर हाइड्रेशन एनर्जी, लेस डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। बेटा इस बात को याद रखना है आपको। इसलिए अगर मैं आपसे यहां पर लिखूं कि मैं 2 कंपाउंड लिख रहा हूं Cu+ और Cu++, इन दोनों में कौन सा डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन देगा, तो ये देगा, जबकि Cu++ की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, ये बहुत स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्टेबल हो जाता है, एनर्जी को आउट करती है, क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, लोअर एनर्जी, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कैसी थी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो जिसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी होगी उसकी सेल्फ एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी बाहर चली जाएगी, और दैट कंपोनेंट विल बी मोर स्टेबल, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन नहीं देगा। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग, पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, उस स्टेटमेंट को आपको समझना है। मैग्नीज कैन फॉर्म p-pi बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। ओके, यहां से लाइन खींच दे रहा हूं। Mn can form p-pi bond with oxygen by utilizing two p orbital. Okay, by utilizing 2p orbital. किसके? ऑफ ऑक्सीजन के, एंड 3d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, एंड 3d orbital of manganese, due to which it can show, क्या शो करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, +7। याद रखना, वाइल विथ फ्लोरीन इट कैन नॉट फॉर्म। अगर इसके साथ हम फ्लोरीन को ले लें, Mn के साथ हमने एक बार क्या लिया, O को ले लें, एक बार Mn के साथ हम लोग F को ले लें, तो दोनों में क्या होगा, अगर फ्लोरीन के साथ अगर इसकी आप बात करते हैं, सो फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म p-pi d-pi बॉन्डिंग। ये बेटा p-pi d-pi है, फ्लोरीन में यहां पर p-pi d-pi बॉन्डिंग हो जाएगी, और यहां पर
पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं होगी। ड्यू टू इट कैन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी और इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी। तो इसमें हमें ये एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन में कि मैग्नीज जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा, और मैग्नीज जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। इस बात को आप याद कर लीजिए ठीक से, ओके। क्योंकि मैग्नीज कैन फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन बाय यूटिलाइजिंग 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल को ये यूज करेगा और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बना लेगा, जबकि फ्लोरीन के साथ ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको याद रखना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा आती है। ये तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो बताता हूं। इन 3D सीरीज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं तो आपको पता ही होगा कि एक ही यूनिक एलिमेंट है जिसका नाम है मैग्नीज, ओके। तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कहां से कहां तक जाती है बेटा, +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिख दे रहा हूं रीजन, बिकॉज इट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। रीजन के साथ सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, इन 3D सीरीज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें शो होती है, तो आपने आंसर लिख दिया कि सर 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की होती है +2 से +7, बिकॉज इट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिशन मेटल की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यों ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, एबिलिटी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक लाइन में लिखिए, किस लिए करते हैं, इनके पास होती है बेटा एबिलिटी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट okay, they can represent multiple oxidation state or ability to absorb the reactants and ability to form complex. Ability to adsorb the reactant, okay. थर्ड पॉइंट वही सेम, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसका एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, वेनेडियम, ओके। सो वेनेडियम ऑक्साइड्स, इसका जो ऑक्साइड होता है
उसको कहते हैं V2O5, और ये ऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज्ड एज कैटलिस्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसको कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, याद रखना। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और आप ले सकते हो। आपने रिएक्शन सुनी होगी N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इसमें Fe और MO यूज होता है। Fe क्या है, यहाँ पर आयरन है, तो आयरन की एबिलिटी भी बेटा ध्यान रखना है। आयरन के पास भी यही एबिलिटी है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का बताता हूं। आपके पास एक रिएक्शन में लिख रहा हूं बेटा, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। Hg2Cl2 + 2NH3 gives Hg + HgNH2Cl + NH4Cl. Okay, this is the reaction given and they are saying कि explain which type of reaction is this. Explain which type of reaction is this. Okay, which type? So बेटा सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगर हम लोग अमोनिया को एक्वस मीडियम में मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, या मर्क्यूरिक क्लोराइड जो आपके पास सॉलिड है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो मर्क्यूरिक अमोनियम क्लोराइड या मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड इसको कहते हैं। मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड या मरकरी अमीनो क्लोराइड भी कहते हैं, ये बनता है। प्लस Hg भी बनता है। तो बेटा यहां से ये दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। HgCl2 से Hg भी बन रहा है, और यहां से इसी Hg से ये भी बन रहा है। सो ओबियसली मैंने क्या बताया था, जब एक ही रिएक्टेंट से ऑक्सीडेशन भी हो और उसी से रिडक्शन भी हो, यहाँ Hg2+ से Hg हो रहा है और यहाँ पर Hg++ हो रहा है न्यूट्रल से, तो एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है। अब यहाँ पर देखिए NH2Cl, यहाँ पर दो वैलेंसी काम कर रही है इसकी, यानी यहाँ पर 2++ आया और यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई और ये रिडक्शन। तो एक रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन और एक रिएक्शन हो रही है रिडक्शन, इसलिए इसको हम बोलेंगे इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यही पूछा गया है कि ये किस तरह की रिएक्शन है, तो आपको बताना है कि ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक और बताई थी मैंने अभी आपको, याद है आपको कौन सी रिएक्शन बताई थी? 2Cu+, ये क्या बनाता है? Cu+Cu++। ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग में वाई जिंक 30 इज नॉट टेक पार्ट इन इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग में जिंक 30 क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता? कैन यू टेल मी द आंसर? आंसर है बेटा कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। याद रखना, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। 3d10 आपने जानते हो इसका, ठीक है। 3d10 डी ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। इसकी इसलिए दैट्स वाई इट्स वीक मेटेलिक, इसके पास बॉन्डिंग होती है हैविंग वीक मेटेलिक
बॉन्डिंग। जिंक इसीलिए बेटा वीक होता है, इसकी बहुत वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको बताना है कि जब लेफ्ट से राइट आप जाते हैं किसी भी पीरियड में तो क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि एज वी मूव, क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन बता दूं पहले। Ti2 कॉपर की तरफ जा रहे हैं आप, टाइटेनियम से कॉपर। बेटा आप इतना तो समझते होंगे, जब आप टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। वो पूछ रहे हैं प्रॉपर्टीज बताओ, इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। तो वेरी सिंपल बेटा, नंबर 1 एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, एटॉमिक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा बेटा, याद रखना। ठीक है, एट द सेम टाइम एटॉमिक मास इंक्रीज, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, एटॉमिक मास ये इंक्रीज होता है। एक आंसर सीखेंगे तो सभी के लिए यही लगेगा बेटा, याद रखना। ठीक है, सो एटॉमिक मास इंक्रीज, सो डेंसिटी फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर इज इंक्रीज। तो इसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। क्वेश्चन था कि जब आप टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जाते हैं तो कितनी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जब आप जाते हैं तो एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है, एटॉमिक वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक मास बढ़ने से इसकी डेंसिटी बेटा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और इसी चीज को वहां पर उन्होंने पूछा था। अब बेटा जरूरी नहीं कि वो केवल इसी क्वेश्चन के लिए पूछे, वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इज हायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस हाई फॉर कोबाल्ट थर्ड। Tendency to form complexes high for cobalt third as compared to cobalt second। ठीक है, तो इसको आपको डिफाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस हाई ऑफ फॉर कोबाल्ट सेकेंड, सॉरी कोबाल्ट थर्ड एज कंपेयर टू कोबाल्ट सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा। चलिए सोचिए, थोड़ा आंसर बताइए, अगर आता है तो मन में सोच लीजिए, लिखते हैं। बेटा कोबाल्ट +2 आयंस इज वेरी स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड आर डिफिकल्ट टू फॉर्म। ठीक है, और आर या इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग। ये आसानी से अब ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, इसके आगे ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा बेटा, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा कोबाल्ट +3 के लिए। इसमें क्या है भाई,
तो बेटा जो कोबाल्ट +3 है ये लेस स्टेबल है एंड आर रिड्यूस बाई वाटर। ठीक है, ये क्या है? लेस स्टेबल रिड्यूस बाई वाटर। ये वाटर के साथ बेटा आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एंड इट contrast many CO2 plus complexes are readily oxidized to CO plus complex and CO third complex are very stable। तो बेटा ये दो आंसर, CO plus plus ion is very stable, it's difficult to oxidizing। ये फाइनली अगली CO plus को CO plus 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 में ऑक्सीडाइज करना इतना आसान नहीं होता है, और जबकि CO plus plus 3 is less stable reduced by water। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि एक रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, CONH3 होल 6 इसके पावर में ले जाइए 2+, और एयर के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा CONH3 होल 6+3। ओके, तो बेटा यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है, एयर के प्रेजेंस में अगर इन दोनों में देख लिया जाए तो दोनों में क्या डिफरेंसेस आएंगे, एक बार आप फिर से उसको सोचिए और मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, ओके, आगे देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाई फॉर CO+3। अब देखो बेटा, इसके केस में अगर आपने कोई भी प्रेजेंस दी एयर तो CO++ भी कन्वर्ट हो जाएगा CO3++ में। ठीक है, सो ऐसे केस में हम देखेंगे कि अगर प्रेजेंस आपके पास कोई है, अकेला नहीं होगा, तो CO++ कैसा हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव सम प्रेजेंस, एक्वस मीडियम आप देंगे। तो फाइनली इसके आंसर को अपन लोग क्या लिखते हैं? इसके आंसर को मैं लिख दे रहा हूं, जो इसका आंसर होगा वो होगा वो हमारे पास आंसर में लिख रहा हूं कि CO थर्ड will stable then CO second in presence of या तो बेटा एक्वस मीडियम हो या फिर एयर हो। तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स में CONH3 होल 6+2 लिख रहा हूं, इसके ऊपर एयर ने रिएक्शन किया, प्रेजेंस दे दिया आपने, तो ये ऑक्सीडाइज अब हो जाएगा CONH3 होल 6+3 में। एंड इन दोनों के केस में बहुत स्टेबल हो जाएगा हमारे पास CONH3 होल 6। ठीक है, इसमें बेटा आपने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी देखी होगी। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की भी अगर अपन बात करें, दिस हैपेंस, लिख दे रहा हूं, बिकॉज द क्रिस्टल फील्ड crystal field stabilization energy of CO third with D6 T2G में कितने पहुंचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन इज हायर देन CO सेकेंड। याद रखना बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CO थर्ड की ज्यादा होती है, और जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, दैट एलिमेंट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर।
सो दैट वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का भी यहाँ पर बहुत फर्क पड़ता है। जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि रीजन फॉर कलर्ड आयन। ये तो अब आपका आंसर आ ही गया होगा। कलर्ड आयन बनने का रीजन क्या है बेटा? विच हैव partially filled d ऑर्बिटल। जिनके d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं वो कलर्ड आयन बनाते हैं। ठीक है, जबकि बेटा अगर देखा जाए कि कौन सा कलर लेस होगा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि D10 हमारे पास है तो ये कैसा होगा? कलर लेस आयन होगा या कलरलेस कंपोनेंट होगा। ये किसी भी तरह का कलर नहीं बनाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का। ट्रांजिशनल एलिमेंट shows large number of interstitial compound। Why? This is the question. Okay, बताएं इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, किसके साथ? स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ। चलिए तो इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। ट्रांजिशनल एलिमेंट लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल आयन क्यों बनाते हैं? बिकॉज स्मॉल एटम of certain non-metallic element like H, boron, carbon, nitrogen, ये get trapped इन void। जिनके voids होंगे उनके अंदर ये ट्रैप हो जाते हैं, चले जाते हैं। और void को क्या कहते हैं? वैकेंट स्पेस। ठीक है, ऑफ लैटिस। लैटिस के वैकेंट स्पेस के अंदर ये एंट्री कर जाते हैं और रिजल्ट ऑफ फिलिंग अप द इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस वजह से ये क्या होता है बेटा, जैसे ये मेटल है तो बेटा इनका ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हैं क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी के अंदर ये स्मॉल एलिमेंट ट्रैप हो जाते हैं। और यही कारण है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ज़्यादा नंबर में इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। सो बेटा आज हम लोगों ने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन किए। बेटा हर एक लेक्चर में आपको 2 लेक्चर्स में सारे बोर्ड के क्वेश्चन दे दूंगा। तो ये डी और एफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर 1 था जिसमें मैंने बोर्ड के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कराए। 1 मोर पोर्शन आई विल अपलोड। उसके बाद फिर कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और रह नहीं जाएगा। सारी आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन बोर्ड के क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनकी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट आपको दूंगा जिसके बाद कोई भी पार्ट नहीं बचेगा और सारे बोर्ड क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स।